पेपर में सिलेबस रिड्यूस होने सा नीट 24 का सिलेबस रिड्यूस्ड होने के बाद ऐसा तो कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। पेपर की कट ऑफ तो अभी भी आई जा रही है। जो ऐड हुआ है वो बहुत छोटा अमाउंट है, जो ऐड हुआ है सिलेबस में बहुत छोटा अमाउंट है। उसके लिए टीचर्स स्पेशल क्लास कर लेंगे। जी एक मीटिंग में लूँगा, सिलेबस रिड्यूस्ड का क्या इम्पैक्ट होगा उस पर एक मीटिंग लेंगे, और सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है उस पर एक मीटिंग लेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी हो सकता है मिड ऑफ वीक हो जाए, वो सिलेबस रिड्यूस पे ही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो समझानी है। जो सिलेबस आपको दिख रहा है वो बहुत कैची सिलेबस है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ों में आएगा इफ़ेक्ट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ ना, जब तुम्हारा इनऑर्गेनिक, ठीक है, जब तुम्हारा इनऑर्गेनिक इतना कटा है तो क्या केमिस्ट्री में उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा? मुझे बताओ। जब इतना सिलेबस कटा है तो कुछ तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ना। अब वो कॉमन सेंस है कि यार इनऑर्गेनिक जब इतना कटा है तो किस एरिया में वो ज़्यादा जाएगा, ऑर्गेनिक में या फिजिकल में? और जाएगा तो कैसे जाएगा? पेपर का लेवल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है, बट एनसीईआरटी एक्चुअल में कहते किसको है वो बताएगा। एक पतली सी बुक, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकती है वो सिखाएगा। एक लिमिटेड सिलेबस किस तरीके से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना सकता है वो सिखाएगा। ठीक है, और पेपर सच में तमीज़ से आएगा। मतलब तमीज़ से मतलब कि अभी आप लोग को लग रहा था ना कि पेपर टफ आता है। पेपर टफ अगर आता तो कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती, ज़रा मुझे बताओ। हाँ, लेक्चर जहाँ से भी कर रहे हो वो तो वहीं से करोगे। पेपर टफ नहीं आता है, पेपर इस टाइम बहुत एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया, बहुत ज़्यादा सही पेपर आता है। इसीलिए तो सोचो कि इस बार कट ऑफ 610 गई, रैंक इन्फ्लेशन इतना हुआ, कंपटीशन इतना हाई रहा कि 650 पे एम्स नहीं मिल रहा है। कैन यू बिलीव इट? 650 पे एम्स नहीं मिल रहा है भाई, ऑल इंडिया से। आप बताओ, तो पढ़ने वालों के लिए पेपर बड़ा इजी आता है, ना पढ़ने वालों के लिए पेपर हमेशा टफ होता है, चाहे वो नीट 19 रहा हो चाहे वो नीट 23 रहा हो। जबकि नीट 19 और नीट 23 में डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। बट ना पढ़ने वालों को तब भी टफ था, पढ़ने वालों को अब भी टफ था। अच्छा, मुझे एक बात जेन्युइनली बताना, ऑफेंड मत होना, यहाँ भी मत बताना कि तुम किस ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो, बट यहाँ पे कुछ नीट एस्पिरेंट होंगे ना जो नीट 19 और 20 भी दिए होंगे, कुछ 18 भी दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका 12th पहले का हो चुका होगा या उस टाइम से वो रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, वही सारी है। 19, 18, 20 भी दिए होंगे, ठीक है, दिए होंगे। या तुम लोग नहीं दिए हो तो तुम लोग उस टाइम पे बताओ कट ऑफ क्या जाते थे, उस टाइम पे बताओ कट ऑफ क्या जाते थे। ठीक है, 580, 600, ठीक है, ये अप्रॉक्स ऐसा था कि यहाँ पे तुम्हें 100% कॉलेज मिलेगा। ठीक है, 100% कॉलेज मिलेगा। जब मैंने 12th किया था तो हमें था कि बस 550 प्लस, ठीक है, सिलेक्शन कंफर्म। ठीक है, इससे ज़्यादा सोचने की उम्मीद ही नहीं थी, था कि बस 550 प्लस इतना ही चाहिए। ठीक है, फिर जैसे ही 2021 में कुछ बच्चे आते हैं तो पता चलता है टारगेट हो गया लगभग 600। ठीक है, 600 करो। तब तक इसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, तब तक ये सोच से परे था कि इससे ज़्यादा कैसे जाएंगे, इससे ज़्यादा तो बाप रे। उसके बाद 600 तक की उम्मीद जगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं था, अब तो 600 लाना पड़ेगा। तो जो बच्चा यहाँ 550 में डर रहा था वो यहाँ 600 का भी उम्मीद जगा के अब प्रिपरेशन कर रहा है उसी लेवल की। ठीक है,
अब फिर 23 आते 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 पता चला कि 610 प्लस, ठीक है, ये अप्रॉक्स स्कोर कट ऑफ जा रहा है 610 प्लस। और यहाँ पे भी अगर एकदम ढंग का जीएमसी चाहिए तमीज़ का तो कम से कम 650 जाओ, ठीक है। अब आप में से बताओ कितने लोग जेन्युइनली 600 प्लस और 650 प्लस का सपना देख रहे हो? 80 to 90% हो गए, 80 to 90% हो गए, ठीक है। अब अगर यही नंबर तुम्हें यहाँ लाने को कह दिया जाता तो तुम नहीं कर पाते, और तुम उस टाइम इससे ज़्यादा सोच भी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन था, ठीक है। तुम लाइक मजबूर नहीं थे, लेकिन अभी तुम यू हैव नो ऑप्शन, मजबूर हो। तुम्हें भी पता है कि 650 लाना ही पड़ेगा, 650 किसी भी हाल में लाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ जो बढ़ रहा है ये इसमें पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं। पेपर डे बाय डे एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है। बट पता है क्या, पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, पेपर में तो चेंजिंग आ गया, बट तुम्हारे माइंडसेट में अभी भी चेंजिंग नहीं आया, ठीक है। क्यों? तुम आज भी एनसीईआरटी को इग्नोर ही करते हो, ठीक। तुम आज भी टीचर के नोट्स के पीछे भागते हो, टीचर्स के लेक्चर के पीछे भागते हो, भैया दीदी टॉपर के नोट्स के पीछे भागते हो, भैया दीदी टॉपर की स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो, ठीक है। परफेक्ट मेंटरशिप ढूंढते हो, परफेक्ट मेंटर ढूंढते हो। मतलब अभी भी तुम ना एक चीज़ इग्नोर कर देते हो, वह है तुम्हारा बेस बुक। ये बेस बुक है, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि ये छोटी सी पतली सी बुक क्या ही कर लेगी। और ये बेस बुक के साथ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस जुड़ जाए, ठीक है, हाई अमाउंट में, तो मतलब सारा खेल क्लियर हो जाता है। अब इस बेस बुक को, ठीक है, ओपन करने के लिए, क्योंकि ये ना बड़ी कंडेंस है, ये जो हमारी बेस बुक है ना बड़ी कंडेंस है, इसको ओपन करने के लिए हमें ना लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर चैप्टर में लेक्चर देखने की ज़रूरत पड़े, लेकिन पता है आप लोग क्या करते हो, आप ना पहले ही हार मान चुके हो, आप इसको पहले ही फियर है और ये एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, कि पहले लेक्चर्स कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, नोट्स रहेगा ही साथ में, ठीक है। ये सब जब बढ़िया से हो जाएगा फिर चलेंगे एनसीईआरटी पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी यही सिखाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपको दे दी जाए तो आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां अगर आप एनसीईआरटी एक बार तमीज़ से पढ़ो ना, 1 रीडिंग करो, ठीक है, 1 रीडिंग कर लो, प्री रीड कर सकते हैं इसको। अगर प्री रीड कर लो ना, उसके बाद जब तुम लेक्चर्स पे जाते हो बहुत हद तक चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है, बहुत हद तक चीज़ें आसान हो जाती है, बहुत कनेक्ट करते हो, ये एनसीईआरटी ओपन हो जाती है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, फिर जाके अपना नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हो। अब ये ना ऐसा नहीं कि आखिरी के 7 महीने में ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये आखिरी के 7 महीने में फॉलो करने का सोचना भी ना कि चले फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले एनसीईआरटी उठा लिए, पढ़ के तब लेक्चर पे जाएंगे। बायो के लिए करो, ये अभी तुम्हारे पास टाइम है बायो के लिए करने के लिए, ठीक है, बायो और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये जो तरीका बता रहा हूँ बायो एंड आईओसी, इसमें ना पहली प्रेफरेंस एनसीईआरटी के दो लेक्चर पे जाने से पहले। वंस रीड करो इसको, 1 रीड करो, प्री रीड जिसको कहते हैं, बहुत डेप्थ में भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लेके भी नहीं, एक बार रीड करो, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है समझो, उसके बाद जाओ लेक्चर्स पे, ठीक है। लेक्चर्स में भी मैं रिकमेंड करूँगा 1 शॉट, ठीक है। पीरियोडिक, केमिकल, ये सब चैप्टर डीप में हैं, ठीक है, बायो के भी कुछ चैप्टर्स डीप में हैं, अदरवाइज एक अच्छे 1 शॉट पे जाओ, ठीक है। 1 शॉट के बाद जो नहीं समझ में आया वो समझ में आ गया, उसके बाद जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। कितना? 150-200 क्वेश्चन पे चलेगा। अब इसके बाद तुम्हारे पास वीक टॉपिक निकल के आएगा, ठीक है, जो बहुत वीक होगा। अब इसके डिटेल लेक्चर देख लो, ठीक है, ये कर लो। जब पेपर के हिसाब से तुम खुद को भी इवॉल्व करोगे, पेपर जैसे चेंज हो रहा है वैसे तुम अपने माइंडसेट को भी चेंज करोगे, पेपर के साथ तुम अपने पढ़ने के तरीके को भी चेंज करोगे, तो तुम बेहतर करोगे। ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही था कि एनसीईआरटी, ठीक है, 24 में भी अपने झंडे गाड़ेगी, और इस बार ऐसा गाड़ेगी झंडा,
ठीक है, कि देखने वाले देखेंगे कि एनसीईआरटी कितनी ज़बरदस्त बुक होने वाली है। ठीक है, इतना डीप में लेके जाएगा ना तुमको एग्जामिनर, तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये एनसीईआरटी से था। एक पल को तो तुम्हें बिलीव नहीं होगा, क्या ये वही अपना है जो अपना अपना से लगता था, लेकिन ये वही अपना होगा। लेकिन एग्ज़ाम में तुम्हें परायों वाली फीलिंग देगा। रीज़न, इसको तुम अभी पराया करके बैठे हो। ठीक है, तो भाई साहब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो, एनसीईआरटी तो अच्छे से आपको ले जाएगी डीप में। जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ऐड हुए हैं उनके पीछे भी मत भागो। ठीक है, अभी भी तुम्हारा दिमाग उस 10% पे है जो मैटर नहीं करता। 90% पे फोकस करो। 90% है तुम्हारे 79 चैप्टर्स। ठीक है, इन 79 चैप्टर से तुम्हें क्या क्या खेल खेल के दिखाएगा ना एनटी के, भरोसा भी नहीं होगा तुमको। पेपर को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बेस ज़रूर होगा, लेकिन तमीज़ से होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्री डिस्कशन हमने किया है आपके रिड्यूस सिलेबस पे। ओवरऑल इस पर एक डेडिकेटेड मीटिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझानी और समझनी बहुत ज़रूरी हैं। फ़िलहाल बच्चे आ चुके हैं, हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मीटिंग मेनली आपके टेस्ट के ऊपर है। ठीक है, कि टेस्ट को एक करेक्ट वे से कैसे देते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास ना 3 स्टेप्स होते हैं, या कह सकते हैं टेस्ट को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, पहला होता है बिफोर टेस्ट। ठीक है, आप सब यहाँ एलएन ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, आकाश एलएन ऑफलाइन जो भी हो, कुल मिला के तुम लोग पीडब्ल्यू संकल्प जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पेपर्स देते हो, तो तुम्हारी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अगर तुम पीडब्ल्यू संकल्प जैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो तुम्हारा ऑलरेडी मीटिंग हो चुका है। ये मेनली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ वालों के लिए है, या फिर जो इन कोचिंग्स के ऑनलाइन भी करते हैं सॉल्व, उनके हैं। तो आप सभी वही हैं, स्टार्ट करें मीटिंग। ठीक है, तो मेनली हम लोग इन 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, बिफोर टेस्ट, ड्यूरिंग टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट। बस इसी 3 चीज़ में आपका टेस्ट जो होता है वो सम अप हो जाता है। आधे बच्चों को टेस्ट देने नहीं आ रहा है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आधे बच्चों को टेस्ट देने बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा दिक्कत है उनके स्कोर इम्प्रूवमेंट में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बिफोर टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो अब बिफोर टेस्ट में जैसे मैं एलएन को लेके चलता हूँ। ठीक है, एलएन को, तो एलएन के एवरी 15 डेज़ पे टेस्ट होते हैं, एवरी 15 डेज़ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, एक तो वो होते हैं जो लेक्चर्स देख रहे होते हैं डिटेल में, उससे सिलेबस कंप्लीट करते चलते हैं। एक वो होते हैं जो ऑलरेडी 500 प्लस रहे हैं या फिर 450 प्लस रहे हैं, और वो या तो वन शॉट करते हैं या फिर सीधे नोट्स करते हैं। ठीक है, इसी 2 टाइप के बच्चे होते हैं। अब जो ये वाले हैं इनके लिए चैलेंजिंग होता है। ठीक है, इनके लिए चैलेंजिंग होता है, और इधर जो है इनके लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ईजी ही होता है सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि ये 15 दिन में ना अच्छा खासा सिलेबस आता है। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनका ये लेक्चर्स जो डिटेल में होता है वो कंप्लीट ही नहीं होता है टेस्ट से पहले एलएन के? कितने लोग? ऑफलाइन टेस्ट से पहले डिटेल लेक्चर से सिलेबस ही नहीं होता। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और जो इस वाले कैटेगरी में आते हैं उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों को समझाता हूँ। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलूँगा। बिफोर टेस्ट क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपके पास जो 15 दिन पे टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस होता है। ठीक, अब सिलेबस पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या करने वाले हैं, या फर्स्ट कैटेगरी के साथ जाएंगे या सेकंड कैटेगरी के साथ जाएंगे। वो आप अपने प्रीवियस स्कोर और
प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से जज कर लेते हैं। तो आप अपने आप को कैटेगराइज तो कर ही चुके हैं अब तक कि आप लेक्चर डिटेल से करते हैं या फिर वन शॉट और इससे करते हैं। अगर आपका स्कोर लेस देन 400 रहा है, ठीक है, लेस देन 400 स्कोर रहा है और आप फॉलो करते हैं ये, तो आप पिटोगे, आप पिटोगे, ठीक है। और अगर आपका स्कोर 480 प्लस या फिर 500 रहा है, ठीक है, और आप फॉलो करते हो सभी चैप्टर्स के लिए, ये सम चैप्टर्स को नहीं बोल रहा हूँ, सभी चैप्टर्स के लिए ये, तो भी आप पिटोगे। तो ये वाला भी गलती कर रहा है और ये वाला भी गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको सभी डिटेल लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है और इसको सभी डिटेल लेक्चर्स की ज़रूरत है, ठीक है, क्लियर हो। तो अब जब तुमने सिलेबस देख लिया ना, सबसे ज़्यादा पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? जो आप अपनी डेली स्टडीज़ करते हो, आपके टेस्ट की प्रिपरेशन, जो वीकली टेस्ट होता है, वीकली या 15 डेज पे जो आपका टेस्ट होता है, उसकी प्रिपरेशन ना आपकी डेली स्टडीज़ में ही हो जाती है। कितनी? लगभग आपकी 50% से 70% प्रिपरेशन आपकी डेली स्टडीज़ में हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी होती नहीं है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न है आपकी लापरवाही, आप तमीज़ से चीज़ें करते नहीं हो, ठीक है। तो उसको सबसे पहले समझते हैं। अगर आप डेली लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, डेली लेक्चर्स देख रहे हो डिटेल में, तो पहली चीज़ तो ये समझो, अगर तुम्हारा सिलेबस, ठीक है, नहीं एंड हो रहा है, तो उस पर खाना पूर्ति करने की ज़रूरत नहीं है, खाना पूर्ति करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो लोग डिटेल लेक्चर से कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 15 अक्टूबर को टेस्ट है, ठीक है, सिलेबस है रोटेशन, EMI आई थिंक नहीं है, ACEM वेव है, AC, EMW, P ब्लॉक, ठीक है, ऐसे समथिंग है, और उधर बायो में इकोलॉजी है, ठीक है। तो बायोलॉजी का तो कोई दिक्कत नहीं होता। P ब्लॉक के साथ और क्या क्या है? केमिस्ट्री में P ब्लॉक के साथ और क्या क्या है? P ब्लॉक के साथ है आई थिंक आपका, जस्ट अ मिनट में बता रहा हूँ, मेटलर्जी, रेडॉक्स, हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, मेटलर्जी, रेडॉक्स, हाइड्रोजन, ठीक है, रफली ये है। अब रोटेशनल में ही 12 से 19 लेक्चर होंगे एग्जैक्टली। अब जो बच्चा डिटेल से कर रहा है, ठीक है, उसका 14 दिन मिले हैं उसको, सिर्फ 14 डेज। अब 14 डेज में उसको लगभग 25 से 30 लेक्चर करने हैं फिजिक्स में। आई एम राइट और नॉट? वहीं पे केमिस्ट्री में भी करना है। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको 100% सिलेबस को कवर करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपकी एफिशिएंसी फिजिक्स में 2 लेक्चर पर डे की है, केमिस्ट्री में 2 लेक्चर पर डे की है, ठीक है, तब तो आप करो। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी सिर्फ 3 लेक्चर पर डे की है या फिर ओवरऑल 2 लेक्चर पर डे की है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, ठीक है, पीसी में, तो आप कुछ चैप्टर्स को स्किप करना सीखो कि इस टेस्ट में हम ये 1-2 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे या उनके लेक्चर्स नहीं करेंगे। क्योंकि आप अगर ये सोच के जा रहे हो, ठीक है, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मुझे टेस्ट में स्कोर करना है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मम्मी पापा, मेंटर, भैया दीदी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो देखेंगे और इम्प्रेस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो तुम ना नीट को सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, तुम नीट को सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आज की ये खाना पूर्ति हो सकता है इनिशियल के लिए, इनिशियल तुम्हें स्कोर दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे तुम्हें स्कोर नहीं देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने टेस्ट सिलेबस को बहुत तमीज़ से नहीं किया था, तुम बस जल्दी जल्दी टेस्ट को करने के चक्कर में चले गए थे, जबकि तुम्हें इस टेस्ट के, अपने कोचिंग के टेस्ट स्कोर के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना है नीट के सिलेबस को तमीज़ से करने के लिए। अभी तुम नीट के सिलेबस को तमीज़ से कर रहे हो, जिसमें ये टेस्ट जस्ट एक प्रैक्टिस मात्र है, ठीक है, और एक्चुअल में जो तुम्हारा इन दोनों का कंक्लूजन है वो नीट है, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत
ऊपर नीचे चलेगा, मैनेज हो जाएगा। अगर नीट के सिलेबस में तुमने ऊपर नीचे किया तो फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा इसको समेटने का। आई एम राइट और नॉट? आई एम राइट और नॉट? बिल्कुल। तो कितने लोग ये गलती कर रहे थे कि बस लेक्चर लेक्चर कर लो। अच्छा, अब तुम सोच रहे हो खाना पूर्ति क्या है, लेक्चर्स तो कर ही लेता हूँ। अभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा ना। लेक्चर्स के बाद जब हम आएंगे ना दोनों कैटेगरीज के लिए, तब बताता हूँ। ठीक, अब आते हैं दोनों कैटेगरीज पे। तो लेक्चर्स तक तो पहली कैटेगरी अलग थी। फर्स्ट कैटेगरी को देखना था डिटेल लेक्चर, ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी को नहीं देखना था, या देखना था तो वन शॉट। अब इसके बाद दोनों का सिमिलर चलता है, इसके बाद दोनों का सिमिलर चलता है। अब दोनों समझते हैं। लेक्चर्स के बाद अगर आपने अपने उस ऑनगोइंग चैप्टर्स पे 150, 100 या 200, ठीक है, अगर मेरी मानो तो 150 से 200 आइडल है, ठीक है, 100 तो ठीक है, अभी नहीं मैनेज हो रहा है तो अलग बात है। अगर आपने इतने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए, आपने एटलीस्ट 15 साल के PYQ नहीं प्रैक्टिस किए, ठीक है, और आप LN का टेस्ट देने जा रहे हो, तो आपके LN के टेस्ट देने का फिर कोई वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि LN जैसे टेस्ट, आकाश जैसे ऑफलाइन टेस्ट या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के अच्छे लेवल के टेस्ट देने के लिए आपको पर चैप्टर, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है। और अगर आपने सिर्फ लेक्चर्स को देख लिया, ठीक है, 50-60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, इनकी मिस्टेक्स पे भी काम नहीं करा और सीधे ऐसे करते करते सिलेबस पूरा करके टेस्ट देने चले गए, तो तुम 300, 400, 450 तक रहोगे। जितने लोग का ये स्कोर आ रहा है, क्या यही करते हो? क्या यही करते हो? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें ना। तुम्हारा 300, 400, 450 तो आ गया, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में ना ये जो लेक्चर किए हो ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस का कोई वैल्यू नहीं है। इस 50-60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपको पता है एक नीट के लिए आइडियली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं? अगर आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है अभी का, मान लेते हैं 24, तो आइडियल क्वेश्चन कितने हैं प्रैक्टिस? 50 to 60 के, ठीक है। और ये न्यू नहीं होने चाहिए, न्यू नहीं होने चाहिए। आपने पर चैप्टर 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैंक बनाया, ठीक है, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस का रेशियो बनाया, ठीक है। आपके अब ओवरऑल 80 चैप्टर्स हो गए हैं, 79 रफली हैं, मैं अप्रॉक्स 80 लेके चल रहा हूँ। तो 80 × 200 इज इक्वल टू 16,000 क्वेश्चन। एक बार हुआ, डू 2 टाइम्स मोर। क्या? सिमिलर को री अटेम्प्ट करो, ये PYQ इंक्लूडेड है इसमें। जब इसको 2 बार और करोगे तो 16 × 3 48 के, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एक ही चैप्टर पे तुमने 3 बार क्वेश्चन किया है, सेम चीज़ को रिपीट किया है, ठीक है, या फिर पहली बार में तुमने जो 200 क्वेश्चन किए थे इसका तुम्हारा 80% एक्यूरेसी रहा है कि हाँ सर इस 200 में ना हमारे लगभग 200 क्वेश्चन में 150 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं मक्खन की तरह, तो फिर तुम्हें ये जो बाकी 400 और क्वेश्चन करने हैं ना पर चैप्टर का, इसमें आपको और ऊपर जाना होगा। आपको फिर 200-300 और नए क्वेश्चंस करने होंगे। क्यों? क्योंकि वो 200 क्वेश्चन आपके लिए बेसिक थे, 200-300 न्यू क्वेश्चन। लेकिन जिनकी इन 200 क्वेश्चन में ही एफिशिएंसी 50% की रही हो, 40% की रही हो, ठीक है, मतलब लगभग 80 से 120 क्वेश्चन सिर्फ सही हुए हों, तो उनको इसी 200 क्वेश्चन को, ठीक है, 3 टाइम्स करना होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? ये चीज़ क्लियर हुई? ये गलती सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं।
सबसे ज़्यादा। पता है क्या, आप सब एक ऐसे कंपटीशन में है जहां आपको कोई एक रियलिटी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो नीट एस्पिरेंट नीट क्रैक किया है ना, आप उसके सामने कभी ये प्रिपरेशन करके देखना। वो पहला बोलेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कि तुम्हारी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, या फिर पर चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस का रेशियो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने 200, 300, कहीं कहीं 400 क्वेश्चन पर चैप्टर भी किए हैं। किसी ने उसी को रीअटेम्प्ट किया है और किसी ने कई बार किया है नए क्वेश्चंस। दूसरा, उनका उनके टाइम मैनेजमेंट पे पूरा पकड़ है। ये जो 200-300 क्वेश्चन कर रहे हैं, हर बार जब उसको रीअटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर उनकी पूरी पकड़ है। ठीक। तीसरा, उनको अपने इनकरेक्ट एंड अनअटेम्प्ट का रीज़न पता है। रीज़न पता है तो उस रीज़न के हिसाब से उनके कौन से चैप्टर वीक हैं और किस वजह से, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और किस वजह से, उनको आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, उनको आइडेंटिफिकेशन है उस चीज़ का। अब इसके अकॉर्डिंग ना उनको पता है कि उनकी नीट प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, और आप ये तीनों चीज़ इग्नोर कर रहे हो, आप ये तीनों ही चीज़ इग्नोर कर रहे हो। एक तो आपका डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस का रेशियो 100 भी नहीं है मुश्किल से बहुत सारे बच्चों का। पर चैप्टर भी माने तो पर चैप्टर बच्चे 50, 60, 70 क्वेश्चन जाते जाते बुक हो जा रहे हैं। कोई अगर 100 क्वेश्चन कर भी लिया तो वंस अ टाइम, बस नीट तक यही किया है, बस वो नीट तक यही किया है बस वो। ठीक है, और उसके बाद उसको टाइम मैनेजमेंट का कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कितने चैप्टर के, किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन कितने टाइम में कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और उसको अपनी इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट के रीज़न पे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है उसके इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट का रीज़न पता ही नहीं कर रहा है और उसके रीजन्स पे वर्क ही नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ, अब आते हैं सीधा सीधा टेस्ट पे, सीधे सीधे टेस्ट की कंक्लूजन पढ़ते हैं। 200 क्वेश्चन का तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट पेपर या फिर ऑनलाइन भी देते हो तो अच्छे लेवल के टेस्ट पेपर जो भी हैं एलन आकाश के, ये 200 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर तुमसे क्या चेक करवा रहे हैं? तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, ठीक है, तुम्हारा ओवरऑल प्रैक्टिस कितना है, ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैसा है, कुछ ऐसी चीज़ें वो लोग चेक करवा रहे हैं। जब चेक करवा रहे हैं तो तुमने अपनी सिलेबस के दौरान किया क्या क्या है, सुनना तुम, ठीक है, तुमने सिलेबस के दौरान प्रैक्टिस की है बहुत लेस। ठीक है, लेस प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारा कॉन्सेप्ट है डाउन। ठीक है, लेस प्रैक्टिस के बाद भी तुमने अपनी टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ क्वेश्चन करना था, कितने टाइम में हुआ उसको फिर से रीअटेम्प्ट करेंगे, उसके टाइम को कम करेंगे का सोचा नहीं। और ओवरऑल क्वेश्चन कर भी लिए तो उसमें कभी भी इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट के रीज़न फाइंड आउट ही नहीं किए। जब फाइंड आउट ही नहीं किए तो तुम्हें अपनी वीकनेस ही नहीं पता है। तो जब तुम अपनी चैप्टर, जब सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, जब तुम उसी में ये बेसिक चीज़ें नहीं ध्यान दे रहे हो तो टेस्ट में कहाँ से घंटा नंबर आएगा? मुझे एक बात बताओ, टेस्ट तुम्हारे प्रैक्टिस की चेकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान से आज युद्ध हो जाए, ठीक है, और बोला जाए चलो सोल्जर्स लड़ाई करनी है, वॉर हो रहा है, तो क्या आप उस वॉर में जाके प्रैक्टिस करनी है कि देखते हैं कितना निशाना लगता है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोग को? आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट ग्लिच हुआ है। जस्ट अ मिनट गाइस ना। जी, सो रियली सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप वॉर में जाके ना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस अपने घर पे करते हो, अपने जहाँ आपका प्रैक्टिस एरिया होता है वहाँ करते हो। आप वॉर में जाते हो ना तो आप फुल्ली प्रिपेयर जाते हो, एग्जैक्टली। लेकिन आप टेस्ट में क्या करते हो? आप टेस्ट में सिर्फ इनिशियल लेक्चर्स करके चले जाते हो। आपको लगता है कि लेक्चर्स कर लिया तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लगता है मूवी देखी है, ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको लगता है कि आपको सब आ जाएगा, आप एप्लीकेशन सीख जाओगे, आप उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, वही टेस्ट 500-600 प्लस नंबर वाला भी बच्चा दे रहा है, ठीक है, जिसका लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन सब तमीज़ से हुआ है, और वही टेस्ट तुम सिर्फ लेक्चर करके जाके दे रहे हो। सेंस है कहीं से नंबर आने का?
सेंस है कहीं से नंबर आने का, मुझे बताओ। बस ये गलती थी। तो अभी आपने क्या क्या सीखा? आपने ये सीखा कि चाहे हम लेक्चर डिटेल देख रहे हों, ठीक है, या वन शॉट देख रहे हों, या सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हों, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बिफोर टेस्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें बिफोर टेस्ट करनी है। पहला 150 या बहुत टाइम इशू है तो 100, अदरवाइज 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चैप्टर, ठीक, पर चैप्टर। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट का ध्यान होना चाहिए कि हमारा टाइम मैनेजमेंट का रेशियो क्या चल रहा है, हम किन क्वेश्चंस पे अटक रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, रट्टाफिकेशन ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं रिकॉल करने में, जिससे हमें पता हो कि टेस्ट में किधर स्किप करना है क्वेश्चंस को, कौन से टाइप के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअल वाले, कैलकुलेशन वाले, या फिर रट्टाफिकेशन वाले, किस एरिया में हमारा टाइम ज़्यादा मैनेज नहीं हो रहा है। इसके बाद आपके इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चंस रहे हैं उनका रीज़न पता होना चाहिए, ठीक, प्लस उस पर वर्क हो जाना चाहिए कि यार मेरे ना इस टॉपिक के क्वेश्चन अभी भी गलत हो रहे हैं, या मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी भी वीक है, या मेरा रट्टाफिकेशन वाला पार्ट अभी भी वीक है, या फिर मेरा वो कॉन्सेप्चुअल एरिया अभी भी वीक है। तो उन सब चीज़ों पे आप काम करके जाओगे, ठीक है। तो जब इतनी चीज़ें आप करके जाओगे, ठीक है, तो जाके कहीं पे आप टेस्ट में एक एवरेज परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है, एवरेज परफॉर्म कर पाओगे, ठीक। और अगर आपने ये सब नहीं किया था, ठीक है, तो आप अभी भी टेस्ट में जाओगे ज़रूर, लेकिन आप ना बहुत कुछ कर नहीं पाओगे। रीज़न, टेस्ट दे लोगे, आप टेस्ट की अगर एनालिसिस करोगे भी ना तो किस बेसिस पे करोगे, बताओ किस बेसिस पे एनालिसिस करोगे। जैसे चलो तुम्हारे डॉक्टर वाले जोन में चलते हैं। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है आप लोग को क्लियर, ठीक है। एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, इसको मान लेते हैं कोई अननोन नहीं, नोन बीमारी ही लेते हैं, मान लेते हैं कि इसको भाई कैंसर है, ठीक है, ख़तरनाक, ठीक। अब तुम हो डॉक्टर साहब, ठीक है, अब तुमने इसको दी लगभग 1 से 2 दिन की दवा, ठीक है, 1 से 2 दिन की दवा दी, ठीक है, अब ये मर गया, ठीक, इसको कैंसर एकदम लास्ट स्टेज था, ठीक है, 1-2 दिन में मर गया। अब मुझे बताओ, जब तुमने अपनी पूरी कोर्स को कंप्लीट ही नहीं किया दवा के, तुम्हारा सिर्फ 1-2 दवा इनिशियल 1-2 दवा खाने में, 1-2 दिन के दवा खाने में ये मर गया, तो क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि वह आदमी क्यों मरा, मेरी दवा में कहाँ कमी रह गई थी, मेरी ट्रीटमेंट में कहाँ कमी रह गई थी, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है तुम्हें? बोलो, नहीं। लेकिन अगर इसी आदमी को तुमने 3-4 साल, ठीक है, ट्रीट किया था, ठीक, उसके बाद भी तुम्हारी दवा वर्क नहीं की और इसकी डेथ हो गई, अब तुम्हें ना बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3-4 साल के केस में भी तुम कुछ कर नहीं पाए। क्यों? तुम्हारा डॉक्टर पेशेंट जो रहा है उस पर दवाई वर्क नहीं की। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, रफली, बस ये कनेक्ट करेगा धीरे धीरे। मतलब कुल मिला के अगर तुम प्रोसीजर ही नहीं किए हो तो तुम्हारे रिसर्च, तुम्हारे एनालिसिस, तुम्हारे पोस्टमार्टम का कोई मतलब नहीं है। और जब तुम प्रोसीजर तमीज़ से किए हो तब तुम्हारे पोस्टमार्टम, तुम्हारे रिसर्च, तुम्हारे एनालिसिस का बेस्ट आउटकम निकलेगा। अब समझे बात को मेरी कि घुमा फिरा के कहना क्या चाह रहे थे। एग्जाम्पल इधर उधर के दे देता हूँ, लेकिन कंक्लूजन पता चला क्या कह रहा हूँ। अगर तुम आधा अधूरा काम करते आ रहे हो तो तुम कितना भी बेस्ट एनालिसिस करा लो, तुम बेस्ट आउटकम नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें अपना बेस्ट ही नहीं पता है। अभी तक तो तुमने
100+ क्वेश्चन, 150+ क्वेश्चन किए ही नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा एप्लीकेशन कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, प्रैक्टिस इनफ करने के बाद भी तुमसे कितनी गलती होती है, अभी भी कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है। तुमने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा किस एरिया में टाइम ज़्यादा जाता है, कैसे क्वेश्चन तुम्हारा ज़्यादा टाइम खाते हैं। तुमने कभी भी इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट के रीज़न पता ही नहीं किए, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी इस चैप्टर में वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो तुम पेपर में सबको इक्वली टाइम दे रहे हो, सारे क्वेश्चन को इक्वली टाइम, सारे टॉपिक को इक्वली टाइम। तुम्हें लग रहा है कि तुम बस 100% करके आए हो। 100% टॉपर का भी नहीं होता। एक टॉपर का भी स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया होता है, एक टॉपर का भी स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स होता है, और एक टॉपर का भी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, और एक टॉपर भी किसी न किसी चैप्टर से हेट कर रहा होता है। तो जब वो परफेक्ट नहीं हुआ फिर भी टॉपर रहा, तो तुम कहाँ से परफेक्शन की तलाश में हो कि तुम सभी को एक इक्वल फोकस दे रहे हो। तो समझ में आया बिफोर टेस्ट क्या करना है एक्चुअल में? क्लियर हो? बताओ चैट में भाई। तो बिफोर टेस्ट वाली हमारी कहानी खत्म हुई, बिफोर टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो बिफोर टेस्ट का कंक्लूजन यही था कि प्रोसीजर तमीज से करो, मतलब एक चैप्टर मत कंप्लीट करो, लेकिन जो बाकी के 3-4 चैप्टर रहे हैं उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का रेशियो बहुत अच्छा रखो, ठीक है। उन पे जो एनालिसिस किए हो इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट का, उसको आइडेंटिफाई करके रखो, उस पर वर्क करके जाओ। रीअटेम्प्ट आप देखो ऐसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन करने कैसे, ठीक है। चलो यहीं पे समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपने ऑनगोइंग चैप्टर रखा है जो लगभग 7 से 8 दिन चलेगा, ठीक है, उसके डिटेल लेक्चर्स, ठीक है, एग्जैक्टली। अब आपको करना क्या है, ये 7 से 8 दिन अब लेक्चर बाय लेक्चर आपका चल रहा है चैप्टर। अगर इसमें आप डेली बेसिस पे, ठीक है, नोट्स में जो क्वेश्चन हो रहे हैं या डीपीपी में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, इनके भी अगर 15-15, 20-20 क्वेश्चन कर रहे हो जो कि मिलते हैं डीपीपी में, ठीक है, तो ऐसे करते करते 7 to 8 डेज में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बताओ। ये 15-15 और 20-20 क्वेश्चन जो डेली डीपीपी में तुम कर रहे हो, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 80 to 100 तो तुम्हारे चैप्टर्स के साथ साथ हो जाएंगे। मतलब पहला चैलेंज यही है, पहला चैलेंज तुम्हारा यही है कि ये जब चैप्टर एंड हो ना, तो तुम्हारे उसी चैप्टर के एंड होते होते मिनिमम 80 to 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 80 to 100 क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए। अब इसके बाद तुम PYQ करोगे 15 साल के। अब अगर लग रहा है कि इनको मिला के तुम्हारी 80% एक्यूरेसी आ चुकी है, तब तुम रेफरेंस बुक पे जाओगे, रेफरेंस बुक या मॉड्यूल पे जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यही इतने ही क्वेश्चन और PYQ में अभी तुम्हारा 40-60% भी एक्यूरेसी नहीं आया है, मतलब तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो तुम इसी को अभी रीअटेम्प्ट करोगे चैप्टर खत्म होने के बाद। क्यों? अभी भी इसमें सीखना बाकी है। जब तुम इनिशियल क्वेश्चन को ही नहीं सीख पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कहाँ मॉड्यूल और कहाँ रेफरेंस बुक लेके जा रहे हो? पहले क्वेश्चन जितना कर रहे हो उसका बेस्ट आउटकम तो निकालना सीखो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो बिफोर टेस्ट सबको समझ में आ गया ना? डेली टाइम देखिए, डेली टाइम निकाल के चाहे रीअटेम्प्ट कीजिए, या फिर चैप्टर एंड होने के बाद रीअटेम्प्ट कीजिए। एक दिन का टाइम लेके रीअटेम्प्ट कीजिए। मान लेते हैं एक चैप्टर के साथ आपने 80 to 100 क्वेश्चन किया, PYQ किया, और एक दिन टाइम निकाल के इन सबको फिर से रीअटेम्प्ट करके एक बार फिर तमीज़ से देखिए, सोल्यूशन अप्रोच को मिलाइए कि अभी भी कहाँ कहाँ गलती हो रही है। तो कुल मिला के चैप्टर टेस्ट से पहले चैप्टर्स को तमीज़ से प्रोसीजर फॉलो कीजिए, तब जाके आप सही में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ पाएंगे, तब जाके सही से ढंग से टेस्ट एनालिसिस कर पाएंगे, और तभी टेस्ट का बेस्ट आउटकम निकाल पाएंगे। सर अगर क्वेश्चन बने कि नहीं तो करना मतलब समझ ही नहीं रहे हैं, कैसे स्टार्ट सॉल्व करें क्वेश्चन तक। जब यही नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, जब तुमने डिटेल लेक्चर देखा फिर भी तुम्हें क्वेश्चन की अप्रोच ही नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्ट ही करना नहीं आ रहा है, तो तुम्हें बेस्ट सोल्यूशन होगा सॉल्व्ड एग्जांपल्स। पहले 50-60 सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़ो, उसको खुद को समझाओ कि ये गिवन है, ये दिया है, ये पूछा है, ऐसे किया है। जब थोड़ा सा तुम दिमाग में वो क्वेश्चन फ्रेमिंग करोगे ना, उन क्वेश्चंस को आइडियली एनालाइज करोगे, सोल्यूशन को पढ़ोगे, खुद से समझोगे, उसके बाद जब करोगे तो हाथ चलना स्टार्ट होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? तुम लोग का हाथ इसीलिए जाम हो रहा है क्योंकि तुम उस पर 100-150 क्वेश्चन को बार बार कर ही नहीं पा रहे हो। जैसे कल मैंने मीटिंग में एक एग्जांपल दिया था कि कितने लोग बाइक और साइकिल चलाना जानते हैं,
कितने लोग चलाना जानते हैं, बताओ मुझे। सब चलाना जानते हैं, स्पेशली लड़कों से मेरी दरख्वास्त है। जब हम स्टार्टिंग में बाइक चला रहे होते तो ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, ठीक है। साइकिल भी चला रहे होते तो ऐसे ऐसे हाथ कांपता है और आंखें नीचे होती हैं, रोड पे नहीं होती हैं, ठीक है। अब यही चीज़ जब आज इतने दिनों से चला रहे हैं, इतना प्रैक्टिस होगी, तो एक हाथ बाइक पे होता है या एक हाथ साइकिल पे होता है और हमारी दोनों आंखें कहीं और होती हैं, समझ रहे हो ना। एक्सीडेंट भी ऐसे हो जाता है, एक दिन भगवान जी याद कर लेंगे, मत देखा करो, ठीक है। लेकिन ये देखो कि हाथ यहाँ, आंख वहाँ, ठीक है। दिमाग काम कर रहा है साइकिल चलाने में, दिल फ्यूचर देख रहा है, ठीक है। तो भी साइकिल चल रही है, तो भी मर कम रहे हैं लोग, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड, मसल मेमोरी, या फिर कह सकते हैं माइंड मसल कनेक्शन। या फिर एक और एग्जांपल, खाना खाते खाते लाइट चली गई है, किसके किसके साथ हुआ है। खाना खाते खाते लाइट चली गई है, किसके किसके साथ हुआ। ब्रश करते करते अंधेरा हो गया है, किसके किसके साथ हुआ। नींद में ब्रश किए हो तो ये बताओ, नींद में भी ब्रश मुंह में ही क्यों जा रहा है, नाक में क्यों नहीं जा रहा है, आंख में क्यों नहीं जा रहा है। या फिर अंधेरे में भी हाथ मुंह में ही खाना क्यों डाल रहा है, इधर क्यों नहीं डाल रहा है, आंख में क्यों नहीं डाल रहा है, दूसरे के मुंह में क्यों नहीं डाल रहा है। प्रैक्टिस, मसल मेमोरी कनेक्शन, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड, कुछ भी कह लो, हैबिट, और ये सब आता है प्रैक्टिस से। तुम्हारा हाथ एग्जाम में नहीं चल रहा है, तुम जाके ब्लैंक हो जा रहे हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हें एकदम समझ ही नहीं आ रहा है स्टार्ट कैसे करें, और उसी का जब तुम सैलरी देखते हो तुम्हें लगता है ओ भाई कितना आसान था, मारो कोई, मुझे कोई मारो, ठीक है। या फिर जब आते हो एग्जाम से तो देखते हो अरे यार कितना इजी क्वेश्चन था, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, हम नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी ही नहीं थी, तुम्हारा ये ना डेवलप ही नहीं हुआ है, अभी कनेक्ट ही नहीं हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि 50-60 हज़ार क्वेश्चन, 50-60 हज़ार, इट्स अ बिग अमाउंट दोस्त, बिग अमाउंट। जब इतना प्रैक्टिस करते हो ना तब ये चलता है एग्ज़ाम में, तब ये एग्ज़ाम में चलता है, ठीक है। ऐसे हाथ नहीं चलेगा फिजिक्स एंड फिजिकल में, ठीक है। और स्पेशली इस बार फिजिकल में सावधान रहो, इनऑर्गेनिक नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, या तो फिजिकल के कैलकुलेशन टाइट कर देगा या तो ऑर्गेनिक वाले भैया को बहुत डीप लेके चला जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इन सब का सोल्यूशन एक ही है। मुझे एक बात बताओ, एक टीचर है यार, वो डिटेल लेक्चर पढ़ा रहा है, ठीक है, डिटेल लेक्चर पढ़ा रहा है, क्या वो किसी को 1% भी कम कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। मैं तो इवन ये भी मानता हूँ यार कि वन शॉट में 70% सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं एक डिटेल लेक्चर के मुकाबले, होते हैं या नहीं होते हैं, 70% सिमिलर होते हैं। ये सारा डिफरेंस ना आता है प्रैक्टिस पे, ये सारा डिफरेंस प्रैक्टिस पे आता है। पहली प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, पहली बार में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पहली बार में क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, उसको दूसरी बार करने पे क्वेश्चन सही होने लगते हैं, अप्रोच समझ में आती है, हाथ चलता है, तीसरी बार करने पे पूरे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन टाइम लेते हैं, लेकिन चौथी बार करने पे वही सारे क्वेश्चन बिना टाइम ज़्यादा लिए बन जाते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस, बार बार सेम थिंग, बहुत इफेक्ट पड़ता है। ड्यूरिंग टेस्ट पे चलते हैं। अब देखो ड्यूरिंग टेस्ट में दो टाइप के बच्चे हैं, एक है जो ऑफलाइन सेंटर पे जाके दे रहे हैं, ठीक है, और एक है जो घर पे बैठ के दे रहे हैं, मतलब एज लाइक ऑनलाइन या फिर पीडीएफ में, ठीक है। अब दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम है, क्या? इस वाले की प्रॉब्लम ये है कि ये ना 3 घंटा 20 मिनट तक बैठता ही नहीं है, जितना आया ठीक है उतना किया, बाकी को वहीं पे सबमिट कर दिया, ठीक। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये 3 घंटा 20 मिनट से पहले निकल तो सकता नहीं है सेंटर से, ठीक है, ये 2 घंटे में ही अपना फोकस लूज कर देता है, होप लूज कर देता है, उसके बाद ना ज़्यादा इंटरेस्ट से क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, होता है। और नीट में भी यही होता है, नीट में भी होता है, निकल जाते हैं सर, अलाउड होता है, तब गलती कर रहे हो, 3 घंटे 20 मिनट से पहले निकल लो तो गलती कर रहे हो, 10-15 मिनट ठीक है, आपको पूरा मैक्स टाइम 3 घंटा 20 मिनट निचोड़ना होगा, मैक्स टाइम, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे आपको एग्जामिनर बोले कि तुम निकल सकते हो, लेकिन नहीं,
तुम्हें ये गलती कभी नहीं करनी है। तुम्हें 3 घंटा 20 मिनट तक बैठे रहना है और बैठ के करना क्या है, अपना फोकस लेवल चेक करना है, अपनी मिस्टेक चेक करनी है। वंदना, जब तुम बोल रहे हो कि आते हुए भी गलत कर देती हूँ जब इतना टाइम बैठ जाती हूँ, तो नीट में तो इतना ही टाइम बैठना होगा, और नीट में तुम एंड तक क्वेश्चन लड़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, है कि नहीं है? 3 घंटा 20 मिनट क्या किसी को नीट में ज़्यादा लगता है? हाँ, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको ज़्यादा लगेगा, जिसको 50% भी आता है उसको कभी ज़्यादा नहीं लगेगा, और वो एंड तक क्वेश्चन पे हाथ पांव मारते रहता है। लेकिन ये चीज़ आज से क्यों नहीं करते हो? एक तो तुम लोग की गलती ये है कि तुम लोग डेली स्टडीज़ में, ठीक है, डेली स्टडीज़ में 3 घंटे का या 2.5 घंटे का 2 घंटे का स्लॉट नहीं बनाते हो, ठीक है। कुछ तो वो पोमोडोरो यूज़ करते हैं, ठीक है, वीक माइंडसेट की तरह 40 मिनट पढ़ेंगे, 50 मिनट पढ़ेंगे, 30 मिनट पढ़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर मतलब तुम अपने सपने के लिए 2 घंटा 3 घंटा भी नहीं बैठ सकते, एक सिटिंग में नहीं बैठ सकते, तुमको इतनी मौत आ रही है। पहली तो डेली स्टडीज़ में ना 2 से 2.5-3 घंटा ये बैठने की आदत डालो, फिर टेस्ट में पूरा मैक्स टाइम तक बैठने की आदत डालो, और क्वेश्चन बने चाहे ना बने रिपीट करते रहो, ठीक है, रिपीट करते रहो। हमेशा होता है कि जब आप रीड रिपीट करते हो, ठीक है, तब आपसे ना बहुत हद तक क्वेश्चन कनेक्ट करने लगते हैं, आपको लैंग्वेज समझ आने लगती है, आपको कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन बनने की आसार दिखते हैं। बहुत सारे बच्चे रीड रिपीट करते ही नहीं है, बस 1-2 बार पढ़ा, नहीं हुआ, खत्म, छोड़ो, हटाओ, हो गया। तब जाके तुम नीट में ना पूरा 3 घंटा 20 मिनट फोकस हो पाओगे, एकदम कंसंट्रेटेड हो पाओगे, तमीज़ से पेपर कर पाओगे। वो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर यहाँ पे उसका वार्म अप होता है, और यहाँ पे एक्चुअल में रिजल्ट दिखता है, ठीक है। तो पहली गलती ड्यूरिंग टेस्ट क्या है कि तुम मैक्स टाइम यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है, ये पहली मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक क्या थी कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो तुम उनको बार बार नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पे 5 मिनट तक सोचे जा रहे हो, जबकि सबसे अच्छी आदत होती है पेपर को राउंड्स में करना, मिनिमम 2 राउंड में करना होता है। जैसे बायो को हमेशा प्रेफर कीजिए 1 राउंड में करने का, फर्स्ट राउंड, ठीक है, लगभग 40 से 50 मिनट, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, 2 राउंड में कीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड, ठीक है, और लगभग 40-40 मिनट का पहला राउंड रखिए, 40-40 मिनट का पहला राउंड रखिए, ठीक। और जो एंडिंग में बचेगा तुम्हारा लगभग मान लेते हैं 50-80, कितना हुआ तुम्हारा, 120 हो गया, 50-80 कितना हुआ, 130, 70 मिनट बचा 200 मिनट में। ये 70 मिनट तुम्हें किस सब्जेक्ट में देना है, सेकेंड राउंड के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और वो भी कब, जब तुम, क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए सुन लो। फर्स्ट राउंड में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 2 क्राइटेरिया होता है। पहला, ऑल क्वेश्चन रीड, ठीक, और 1 मिनट से ज़्यादा पेन स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक। मतलब पहले तो ये करना है कि राउंड 40 मिनट का होगा, इसमें पूरे 45 से 50 क्वेश्चन पढ़ तो ज़रूर लेने हैं, चाहे आए चाहे ना आए, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा पेन स्टॉप करके नहीं सोचना है, अगर पेन चल रही है तो करते चलो, ठीक है, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा सोचो मत, उसी में तुम टाइम खराब करते हो। अब इसके बाद क्या होगा कि ना, फर्स्ट राउंड में जब तुम 40 मिनट में सारे क्वेश्चन रीड कर चुके होगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा फिजिक्स में हाथ चलने वाला है या केमिस्ट्री में चलने वाला है, तुम कहाँ पे अपना बचा हुआ टाइम, ठीक है, ये जो बचा हुआ टाइम है इसको कहाँ पे पुट कर सकते हो। तो दूसरा क्या, तीसरी गलती क्या थी कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, अगर तुम अभी से प्रैक्टिस नहीं करते तो दिक्कत होगा। इतना समझ में आया? 3 गलती, पहला मैक्स टाइम, दूसरा, ठीक है, रीड रिपीट करते रहो, ठीक है, तीसरा राउंड्स में पेपर करो, यानी पेपर अटेम्प्टिंग एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। इतना सब कर लिए। कितने लोग राउंड्स में या कोई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते, कितने लोग हो भाई? जैसे अभी आप ही में एक बच्ची है अभी यहाँ पे, उसी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप यहीं पे होगी, ठीक है, रिपीटर है, 520 प्लस स्कोर आया है नीट 23 में, ठीक है, और अभी एलएन के टेस्ट में उसके अप्रॉक्स 550 से 600 के बीच स्कोर जा रहा है, ठीक है। रिसेंट टेस्ट में नंबर ठीक ठाक नहीं आए थे, लगभग वही 550 के प्लस ही रहे थे। अब उसका तुम्हें पेपर दिखाता हूँ कैसे की थी।
ठीक है, गलती बताना तुम। फिजिक्स फर्स्ट राउंड 40 मिनट, याद है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। फिर बायो फर्स्ट राउंड, ठीक है, 40 से 50 मिनट, रफली नहीं, पूरा 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी, 90 अटेम्प्ट की थी, रफली 87 आई थिंक करेक्ट थे, 3 आई थिंक इनकरेक्ट थे, ठीक। फिर वो आती है फिजिक्स सेकेंड राउंड, लगभग कितना 75 मिनट्स मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। इसमें 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक। इसके बाद कितना बचा, केमिस्ट्री सेकेंड राउंड 45 मिनट बचा क्या, 45 मिनट बचा क्या, 40 यहाँ से पकड़ो, 50 यहाँ से पकड़ो, 75 यहाँ से पकड़ो, जोड़ो जरा फटाक से, नीट एस्पिरेंट हो ना। 50 40 90, ठीक है, 90 के बाद इधर गया 10 100 165, ठीक है, तुमसे ज़्यादा मेरे सही है, ठीक है, सही है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा तो गलती नहीं जोड़ दिया ठीक है। 165 टोटल था, मतलब ये बचेगा, ठीक है। इसमें से कितना बचा 35 मिनट्स बचा अप्रॉक्स, मैं मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा याद नहीं मुझे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, कुछ ऐसा ही रेशियो था। अब इसमें इसने जो अटेम्प्ट तो किए थे क्वेश्चन सारे ही नहीं, सारे नहीं किए थे, 8 स्किप हुआ था, ठीक है, और 3 सिली मिस्टेक थे। अब इसकी गलती बताओ, इसकी गलती बताओ, स्कोर कम आने का रीज़न बताओ। इसके 30-40 नंबर बढ़ सकते थे, कैसे? एग्जैक्टली पहला राउंड बहुत परफेक्ट गया, ठीक है, 40 मिनट 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट, लेकिन यहाँ एक गलती, ऑल क्वेश्चन रीड नहीं हुए थे। पहली मिस्टेक थी कि ऑल क्वेश्चन रीड नहीं हुए थे, ठीक है, बाकी सब सही था। ये बायो में चलते हैं, बायो परफेक्ट था, एकदम टू गुड, ठीक है, एकदम टू गुड, सही है ना, एकदम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एकदम स्पीड एंड एक्यूरेसी एकदम मस्त मक्खन ना। अब आते हैं सारा बेड़ागर को, तो यही हुआ है 70 मिनट्स ईगो पे क्वेश्चन सोचते रह जाना और 12 सिर्फ अटेम्प्ट करना, उसमें भी गलत हो जाना। और वहीं पे केमिस्ट्री बेचारे को सिर्फ 35 मिनट दिया, ये 8 सही हो सकते थे, उसको भी लगता था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हुआ, टाइम बचा ही नहीं, इसलिए छूट गया। और ये 3 सिली मिस्टेक सिर्फ जल्दीबाजी में हुआ। अब बताओ ये 75 कितना नुकसान किया? क्या यहाँ नॉलेज की कमी है या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में कमी है? ये चीज़ एक दिन में कोई नहीं सीखता, ये पूरा के पूरा प्रैक्टिस होता है। क्यों? क्योंकि जब नीट में बेटा पेपर आएगा ना, ऐसा तुम्हारा दिमाग का तोता उड़ जाएगा, तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा कैसे अटेम्प्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी लगाएं, क्या ना लगाएं। लेकिन जब ये सब प्रैक्टिस किए रहोगे तब दिमाग काम करेगा कि हाँ भाई पेपर में ऐसे टफ हो सकता है, ये करना है, वो करना है, सब समझ पाएगा। तो बिफोर टेस्ट समझ में आ गया, ड्यूरिंग टेस्ट समझ में आ गया, क्लियर हो? अब चलते हैं आफ्टर टेस्ट। अब बताओ आफ्टर टेस्ट तुम लोग क्या क्या करते हो? आफ्टर टेस्ट क्या क्या करते हो? बताओ भाई। बताओ बताओ बताओ, फिर मैं बताता हूँ। एनालाइज करते हो ना, ठीक। कैसे एनालाइज करते हो? कैसे एनालाइज करते हो? करेक्ट इनकरेक्ट देख लेते हो, क्या गलत हुआ क्या नहीं सही हुआ, बस ये देख लेते हो। चलो आ जाओ, सीखते हैं आफ्टर टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने राउंड में पेपर हुआ? अगर सिर्फ एक राउंड में हुआ तो तुम गलत कर रहे हो, यू हैव नो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, जो मेरे अकॉर्डिंग 80-90% बच्चों के लिए गलत है। एक राउंड में पेपर तमीज़ से वही बच्चा कर सकता है जो बहुत बस्ट एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अदरवाइज मिनिमम 2 राउंड
लेना बनता है। ठीक है, तो पहली बात 2 राउंड में पेपर हुआ था, ये होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एनालिसिस में चलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया, ठीक है, उसमें से कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, क्यों हुए, ठीक है, अप्रोच क्या लगी थी, ठीक है, और जो इनकरेक्ट हुए वो बीच में जो जाके तुम स्टॉप हुए थे, मतलब इनकरेक्ट एक होता है ना एंडिंग में जाके होता है, एक होता है बीच में, तो जो बीच में स्टॉप हुआ उसको लाइक किस रीज़न की वजह से स्टॉप हुआ था उसको आइडेंटिफाई करना। ऐसे करते हो। इसके बाद सिमिलरली सेकेंड राउंड में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, ठीक है, उसमें करेक्ट कितने थे, इनकरेक्ट कितने थे, क्यों थे, अप्रोच क्या थी, ठीक है, जो इनकरेक्ट हुआ बीच में, ठीक है, जो स्टॉप हुआ था बीच में, जो इनकरेक्ट हुआ उसका रीज़न क्या था। ठीक, ये समझे, इतना समझे। अब इसके बाद जो इनकरेक्ट हुए और जो अनअटेम्प्ट हुए उनमें मेनली कौन सा एरिया लैग कर रहा है, उनमें कौन सा एरिया लैग कर रहा है। एरिया मतलब कॉन्सेप्चुअल, टाइम मैनेजमेंट, रट्टाफिकेशन, कैलकुलेशन, क्या बताओ, ये पता करते हो। और इसके बाद जो क्वेश्चन तुमने मैक्स टाइम सोचा, बहुत ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है, या मैक्स टाइम तक सॉल्व करते रह गए, ठीक है, वो क्वेश्चन किस टॉपिक से थे, क्यों तुम्हारा इतना टाइम कंज्यूम कर गए, क्यों, क्योंकि ये डेंजर है, ये डेंजर जोन है, ये ऐसा दलदल है जो तुम्हें दिखाएगा कि तुमसे क्वेश्चन बन रहा है लेकिन तुम्हारा टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके हमेशा स्किप करना ही बेहतर होता है। आता तो है लेकिन 5-6 मिनट लेता है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन हुआ था जो बहुत सोचने को मजबूर किया था, जो बहुत टाइम लिया था, उसके बाद बना था या नहीं बना था बात की बात है, लेकिन वो हमेशा डेंजर जोन में आएगा। ठीक है, क्या इतने पॉइंट्स आप एनालाइज करते हो। अब तुम सोचोगे कि सर ये फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में करेक्ट इनकरेक्ट क्यों, इतना क्यों करना है। इसलिए करना है कि तुम अपने आप को चेक कर पाओगे कि तुम अपना बेस्ट फर्स्ट राउंड में दे पाते हो, तुम्हारी एक्यूरेसी, ठीक है, फर्स्ट राउंड में बेहतर होती है या सेकेंड राउंड में बेहतर होती है, तुम विदाउट प्रेशर बेहतर परफॉर्म करते हो, ठीक है, या सेकेंड राउंड में जब तुम पहली राउंड में कर चुके होते हो तब बेहतर परफॉर्म करते हो। ठीक है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन किए हो उसमें तुम श्योर रहोगे कि हाँ मेरे 70 में अगर मैंने 50 क्वेश्चन किए हैं तो इसमें आराम से 45 तो सही होगा। लेकिन वहीं सेकेंड राउंड में अगर तुम्हारी एक्यूरेसी कम रहती है तो तुम्हें पता है कि इसमें कम अटेम्प्ट करना है क्योंकि इस राउंड में मेरे गलती बहुत हो जाते हैं। ठीक है, और क्यों होते हैं वो रीज़न होगा कि हमें अपने राउंड्स को कैसे संभालना है। अगर सेकेंड राउंड में तुम हड़बड़ाहट में गलती करते हो तो वो ध्यान रखना होगा, या सेकेंड राउंड में तुम कैलकुलेशन में फंस जाते हो, पहले राउंड में तो छोड़ दिए होते हो कैलकुलेशन वाला, दूसरे राउंड में तुम उसी में बच के रह जाते हो, तो तुम्हें सेकेंड राउंड में भी वो छोड़ना होगा। भाई पेपर एनालाइज करके अगले पेपर का स्ट्रैटेजी बनाना हलवा वाला खेल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। आपका आज का पेपर, ठीक, ये नेक्स्ट पेपर की स्ट्रैटेजी बताएगा। ठीक है, आपके आज के पेपर की मिस्टेक ये नेक्स्ट पेपर को कैसे करना है वो बताएगा। लेकिन ये इतना कौन सोचेगा, वो सोचेगा जिसको सिलेक्शन चाहिए, वो सोचेगा जिसको तमीज़ से करना है, और वो सोचेगा जो एलमाइटी जूनियर्स मेंटरशिप में है। ठीक है, प्रमोशन हो गया, थैंक यू सो मच। ठीक है तो ये था एनालाइज करना। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो ये टफ काम है, ये तुम्हें लिख के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, हमारा तो नंबर ऐसे आ जाता है, रहने दो, हम ही नहीं करेंगे, मत करो भाई। लेकिन ये टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है। आवाज़ आ रही है आप लोग को, आवाज़ आ रही है, बताओ बताओ, आवाज़ आ रही है।
ये टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है। देखो टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है। जब टेस्ट से पहले ये सब करोगे, टेस्ट में जो मैंने बोला वो ध्यान रखोगे, टेस्ट के बाद ये करोगे, तो नंबर कहीं नहीं जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव करेगा, डेफिनेटली यू इंप्रूव करेगा। और यही टेस्ट सही देने का एक तरीका होता है। बिफोर टेस्ट क्या करना है पता होना चाहिए, प्रोसीजर पे ध्यान रखना है। ड्यूरिंग टेस्ट, ठीक है, अपने आदतों पे, टाइम मैनेजमेंट पे, अपने सिटिंग हैबिट पे, बार बार रीड करने पे, उस पर ध्यान रखना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे। और आफ्टर टेस्ट अपने एनालिसिस पे बहुत तमीज़ से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट किसको किसको पसंद है? विराट कोहली की शादी हो गई, लेकिन किसका बताओ, क्रिकेट किसको किसको पसंद है? मुझे तो नहीं पसंद है, ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं किसी को भी पसंद होगा, क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट में एक चीज़ देखा है, गेम से पहले अगर पता होगा तो, ठीक है, रूम में वो लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हैं उस टीम के प्रीवियस मैच की, जिस टीम से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो टीम से कॉम्पिटिट कर रहे हैं उसके प्रीवियस मैच की रिकॉर्डिंग देखते हैं। ये पता है तुमको? पता है? हाँ दंगल में देखा था ना, हाँ दंगल में, एग्जैक्टली, बहुत सही जवाब दिया, ठीक है, दंगल में देखा था। लेकिन ये बताओ, अभी इंडिया वाले पाकिस्तान वालों के साथ तो कई बार खेल चुके हैं, ठीक है, तो क्या आज तक उनको नहीं पता है कि उनके प्लेयर्स की वो क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है? फिर वो रिकॉर्डिंग क्यों देख रहे हैं? लॉजिक लगाओ, क्यों देख रहे हैं बताओ? वो इसलिए देखते हैं क्योंकि जब वो प्ले ग्राउंड में होते हैं उनके माइंड सेट में ना प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत सारा गेम का प्रेशर होता है। उस टाइम पे उनका दिमाग ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, वो किसी और को एनालाइज नहीं कर रहा होता है, मोस्टली ऐसा होता है। सिमिलर तुम्हारा भी दिमाग ऐसा है, जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो ना, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान देता है, हाई स्कोर करने पे ध्यान देता है, ठीक है, वो तुम्हारी स्ट्रैटेजीज़ नहीं देखता है, वो तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा नहीं नोटिस करता है, वो तुम्हारी आदतों को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करता है। लेकिन जब तुम टेस्ट एनालिसिस करते हो, ठीक है, ये तुम्हारे एग्ज़ाम माइंडसेट का रेप्लिका होता है। स्पेशली टेस्ट एनालिसिस में सॉल्विंग कॉपी जो तुम्हारी होती है, ये तुम्हारे एग्ज़ाम के माइंडसेट का रेप्लिका होता है, जिसको तुम बाद में एनालाइज करके, ठीक है, फिर समझते हो कि तुम्हारी गलती क्या थी, तुम्हारी कमियां क्या थी, कैसे थी। समझ आया लॉजिक? समझ आया? घर पर आकर सॉल्व करना है, घर पे आकर सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले तो एग्ज़ाम में करके आए उसको तो समझो। सॉल्विंग कॉपी होती है आपका क्वेश्चन, जो आप रफ वर्क करते हो ना, रफ वर्क, ठीक है, वो सॉल्विंग कॉपी होती है, ठीक है। क्लियर हो? मीटिंग से क्लियर हुआ? बहुत कुछ क्लियर हुआ? कहाँ कहाँ गलती हो रही थी, टेस्ट क्यों अच्छा नहीं जा रहा था, या टेस्ट को देने का सही तरीका क्या होता है? तरीका कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन देना ऐसे ही पड़ता है, ठीक है, देना तो ऐसे ही पड़ता है। बाकी सिलेबस रिड्यूस होने का चिंता मत करो, ठीक है। अभी कोई भी कोचिंग मुझे नहीं लगता कि न्यू सिलेबस पे पेपर लाएगी। कुछ कोचिंग्स बोल रही हैं हम लाएंगे, जब लाएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं पूरे जो कंप्लीट चैप्टर नहीं आ रहे हैं, जो कंप्लीट कटे हैं, उनको तो स्किप करना ही करना है, ठीक है, लेकिन उनके बेसिक्स पते होने चाहिए, ठीक है। और जो टॉपिक्स ख़त्म हुए हैं, ठीक है, उनको तो छोड़ना ही है। अब बाकी मीटिंग में बात कर लेंगे, ठीक है, एक मीटिंग उसके नाम पे भी कर लेंगे, उसमें डिटेल में समझा दूंगा लॉजिक के साथ। बाकी स्ट्रेस मत लो, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उस पर समझ लेंगे, बात कर लेंगे। मुझे डेली 3 सब्जेक्ट साथ में मैनेज नहीं हो रहे हैं, बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन हाँ शर्मिन, आपकी ग्रुप मेंटर ने मुझे बताया कि प्रॉब्लम हो रही है आपको, कल मैं आपसे कॉल करके बात करूँगा, ठीक है। तो आपकी ग्रुप मेंटर से भी बात हुई थी। बाकी बताएं मेंटरशिप कैसे चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, बताइए, दूर करें, ठीक है। अभी आज बहुत सारे बच्चों के टारगेट असाइन किए, ठीक है, कल टारगेट फिर असाइन करेंगे, ठीक है, कल 1 by 1 कॉल होगा, ठीक है। बताएं कोई दिक्कत आ रही है?
हाँ, जितने भी बच्चे एलएन में हैं उनमें मोस्टली मैंने सीनियर मेंटर्स ऐड कर दिया है। तो आपके जब भी अब टेस्ट होंगे सीनियर मेंटर्स इसी तमीज़ से जो मैंने पॉइंट्स बताना वैसे ही एनालाइज करवाएंगे, ठीक है। तो सभी के मोस्टली मतलब 1-2% बचे होंगे जिनके सीनियर मेंटर ऐड नहीं होंगे, नहीं तो सभी सीनियर मेंटर्स का सिर्फ एक काम है पूरे हफ्ते में सिर्फ तुम्हारी टेस्ट एनालिसिस कराना, और इतना तमीज़ से कराना जितना वो खुद की करके इस बार नीट 23 में सेलेक्ट हुए हैं। करना पड़ेगा सरमिन, करना पड़ेगा, तुमसे भी 100% निकलवाएंगे, टेंशन मत लो, कल बात करते हैं, ठीक है यार। एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है, एफर्ट करना ही पड़ता है, बहुत बहुत टफ होता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। मैं मेंटरशिप चला रहा हूँ, मुझे इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं सोचो 2 हफ्ते से बियर्ड और हेयर्स नहीं सेट करा पा रहा हूँ, सही नहीं करा पा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें इसके आगे क्या बताऊँ, ठीक है। मतलब लिटरली मेरे को 1.5 महीना हो गया है, ठीक है, मैं ऐसे जानवरों की तरह पड़ा हूँ। टाइम है भी ना तो वो किसी और काम में चला जा रहा है, लग रहा है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सब चीज़ है। तो वही चीज़ें करनी होती है, प्रियोरिटी डिसाइड करनी होती है, क्या करें क्या ना करें। अच्छा ये भी अभी अवॉइड कर देते हैं। अभी हुआ कि संडे वनडे छोड़ो, संडे हेक्टिक होता है, मंडे हेक्टिक होता है, ट्यूसडे हेक्टिक होता है, वेडनेसडे वगैरह को देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होता है यार दोस्त, एक इस पर ना बड़ा इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। एज अ नीट एस्पिरेंट तुम क्या उम्मीद करते हो? एक्चुअली ना यू आर नॉट अ नीट एस्पिरेंट, यू आर बिहेविंग लाइक अ नीट एप्लीकेंट। कैसे? तुम सोच रहे हो कि डेली लेक्चर ये कर लूँ, सिलेबस जल्दी हो जाए, ठीक, सिलेबस जल्दी हो जाए, बस डीपीपी प्रैक्टिस कर लूँ, टेस्ट कर लूँ, और इसमें सोचूं उम्मीद कर लूँ कि स्कोर बहुत अच्छा आ जाए, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ। ओवरऑल तुम्हें लग रहा है कि एक नीट एस्पिरेंट जो 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ता है, 12 घंटे ज़्यादा पढ़ता है, डेली लेक्चर्स कर लेता है, बैकलॉग नहीं होता है, ठीक है, उसका सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाता है और सब मैनेज हो जाता है, तो ये नीट एस्पिरेंट है। नीट की प्रिपरेशन इतनी आसान नहीं है। नीट की प्रिपरेशन जब ऐसे होती है कि 40 क्वेश्चन में सिर्फ 10 क्वेश्चन जब करेक्ट हो तो खुद को पेशेंस दे पाए, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस दे पाए, खुद को समझा पाए कि देख भाई यही एंड जर्नी नहीं है, सिर्फ एक ये चैप्टर तेरा रिजल्ट नहीं डिसाइड करेगा, सिर्फ स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तेरे बाकी 30 क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ कि अगर 40 में 40 नहीं आ रहा है लेकिन इस 40 को सीखने के बाद दोबारा गलती नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है। तो नीट एस्पिरेंट बनने के लिए ना खुद को रगड़ना पड़ता है, खुद के अंदर पेशेंस इतना ज़्यादा रखना पड़ता है कि जब क्वेश्चन 10 बार भी गलत हो तो उसको रगड़ रगड़ के करना पड़ता है। सीखने की चाह होती है जब खुद को सेल्फ मोटिवेट करे कि जब वो क्वेश्चन में गिरे, जब उससे क्वेश्चन ना बने, जब उसको लेक्चर देख के भी ना समझे तो वो गिव अप ना करके खुद को काम रखे, खुद को फोकस रखे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो बहुत सारे मैचेस को हारे हैं, चाहे आपके क्रिकेटर्स को ही ले लें, चाहे वो विराट कोहली रहा हो, चाहे वो चाहे वो रोहित शर्मा रहा हो, बहुत सारे मैचेस वो हारते हैं, बहुत सारे मैचेस वो हारते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं आज का मैच हम नहीं खेलेंगे, या आज जाके ट्विटर पे ऑडियंस को गाली देंगे। कुछ नहीं करते हैं, पेशेंस रखते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी और थोड़ी सी एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, दिमाग को शांत करते हैं, बहुत सारी है, उसके बाद धीरे धीरे से अपना बेस्ट आउटकम देते हैं। तो कुल मिला के जो क्वालिटीज़ डेवलप करती हैं, जो तुम्हें नीट एस्पिरेंट बनाती हैं, वो क्वालिटीज़ तुम में नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ही गलत होने पे तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तुम छोड़ देते हो, तुम्हें हर पल गिव अप वाला एटीट्यूड आ जाता है। एक नीट एस्पिरेंट में पेशेंस कूट कूट के होना चाहिए। दुनिया बोले कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। नो मैटर वॉट, कितने डिस्ट्रैक्शन आ जाए, जैसे हर साल नीट का डेट का डिस्ट्रैक्शन आता है, सिलेबस का डिस्ट्रैक्शन आता है, अटेम्प्ट का डिस्ट्रैक्शन आता है, दुनिया भर हो जाए, लेकिन वो सिंगल यूट्यूब वीडियो नहीं देखता। एक बार उसको कहीं से सटीक इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसको लगता है भाड़ में जाए, मेरे को सिर्फ पढ़ना है। उसको स्ट्रैटेजी नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसको पता है कि नीट क्रैक करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। नीट क्रैक करने की स्ट्रैटेजी यही है कि टाइम पे सिलेबस को सही डायरेक्शन में, सही प्रोसीजर के साथ कंप्लीट करो, मैक्सिमम रिपीट और प्रैक्टिस से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और चीज़ें छूटती हैं, चीज़ें छूटती हैं, किसी का कुछ नहीं, मेरा पूरा दिन समेट नहीं पाता यार, ठीक है, पूरा दिन नहीं समेट पाता है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, परफेक्शन नहीं आता है काम में, ठीक है। सेटिस्फैक्शन आप जितना किए हो उसमें होना चाहिए, पूरा नहीं हुआ उसके नंबर पे नहीं होना चाहिए। इतना काम लिए थे, पूरा नहीं हुआ तो सेटिस्फाइड नहीं हुए ना भाई, इतना लिए थे, इतना जो हुआ वो पूरा ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, मैटर करता है, ठीक है। सर डेली रूटीन भी ट्राई किया, लेकिन देखो सरमिन, कल कॉल पे बात करेंगे, अभी परेशान मत हो आप ना, आप एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो, प्रॉब्लम इंटरनल है यार, यहाँ से प्रॉब्लम है,
ठीक है, तुम रूटीन को सोच रहे हो, तुम बाकी चीज़ों को सोच रहे हो, तुम टाइम को सोच रहे हो, तुम इसको नहीं सोच रहे हो कि ये कैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये तुम्हें झूठा हो दिखा रहा है। ठीक है, तुम इसको नहीं देख रहे हो कि कैसे तुम्हें चीज़ें छूट रही है, तुम्हें झूठा सिर्फ इल्यूजन दे रहा है। सारा किया धरा ना इसी का है तुम्हारे। जितना गलत लगता है ना उतना गलत नहीं है। ठीक है, जितना हम अपने आप को गधे समझ रहे होते हैं उतने गधे होते नहीं हैं। ठीक है, कोयले में भी हीरा होता है। ठीक है, बस जौहरी अच्छा होना चाहिए, खुद बन जाओ वो जौहरी, खुद के कोयले को तराशो हीरे की तरह। ठीक है, क्लियर है? मीटिंग को एंड किया जाए। कस क्या है, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाता, लाइक 2-3 दिन से एकदम इफेक्टली पढ़ लेते हैं। दूध का उबाल ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये मत करो। धीरे धीरे धीमी आंच पे पको, धीमे आंच पे दूध कर दो। ठीक है, धीरे धीरे पकेगा। रोज़ हॉस्टल में चढ़ाता हूँ, एकदम धीमा कर देता हूँ, काम करता हूँ, लेट भी हो जाए जाने में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, दूध ज़्यादा थिक हो जाता है, लेकिन ऊपर आके गिरता नहीं है। तो तुम ये जो अचानक से 10 घंटा पढ़ते हो, अचानक से क्वेश्चन प्रैक्टिस, अचानक से मोटिवेट मत कर भाई। धीमी आंच पे खुद को लेके चल। 7-8 घंटा एवरेज बढ़ाते, 9 घंटा एवरेज लेके चलते, 10 घंटा एवरेज लेके चल। धीरे धीरे बढ़ा, झटके से नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, पढ़ाई सिलेक्शन के लिए या बस इसलिए नहीं कि टारगेट पूरा हो जाए, सिलेबस पूरा। मज़ा आना चाहिए थोड़ा सा। मज़ा कैसे आता है? जब तुम सीखते हो, जब खुद को चैलेंज देते हो, जब टारगेट देते हो ना, करना है। ठीक है, वैसे होता है। ठीक है, जी क्लियर है? सब बढ़िया, बेहतर। मीटिंग को एंड किया जाए।